नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में अपन रीट 2017 या 18 का साइंस का जो पेपर था उसको डिस्कस करेंगे। साइंस के पेपर में साथियों 30 प्रश्न होते हैं, जिसमें 20 प्रश्न आपके साइंस के होते हैं और 10 साइंस की पेडागोजी के होते हैं। तो साथियों, इस 20 प्रश्नों में से 2018 में मेरे नोट्स में से 18 प्रश्न आए थे। 18 प्रश्न आने का कारण ये था कि मैंने जो नोट्स बनाए थे वो राजस्थान बोर्ड की बुक्स प्लस लक्ष्य की गाइड से बनाए थे। जो टॉपिक्स मेरे को बुक में सीधे सीधे नहीं मिले वो मैंने गाइड में से उठाए थे, ठीक है, और वहाँ से प्रश्न भी आए। तो साथियों, ये दो प्रश्न जो नहीं आए वो भी मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन से नहीं आए, जैसे ही अपन इस पेपर को करेंगे। और बिल्कुल इसी पैटर्न पर आधारित कल या परसों से अपन टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर देंगे, जिसमें अपन बोर्ड की बुक्स के क्वेश्चंस रखेंगे और भी क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट रहेंगे वो भी रखेंगे। तो बहुत ही शानदार मटेरियल आपके लिए आने वाला है, और कितना मैटर आएगा क्या आएगा ये आप डिसाइड करोगे कि कितनी उस सीरीज को आप सफल बनाते हो। जितनी सफल बनाओगे उतने ज़्यादा आपको टेस्ट वहाँ मिलेंगे। साथियों, 2018 में जो था 20 में से 18 प्रश्न आ गए थे, और किसी को अगर ये लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो वो मेरे नोट्स चेक कर सकता है। और ये नोट्स जो थे वो मेरे साइंस के पहले बनाए हुए थे, पेपर से पहले मेरे को ये नहीं पता था कि ये प्रश्न आएंगे, लेकिन ये निश्चित था, ये विश्वास था कि जो बोर्ड है वो अपनी बुक्स से प्रश्न उठाएगा, इसलिए उन बुक्स को मैंने सिलेक्ट किया, वहाँ से नोट्स बनाए और 20 में से 18 प्रश्न मिल गए। शायद बड़ी से बड़ी कोचिंग्स में भी इतने प्रश्न आए नहीं थे जितने मेरे नोट्स से आ गए। और काफ़ी सारे बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, पूरा सिलेबस साइंस का करवा चुका हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएंगे। आपकी बायोलॉजी पूरी करवा चुका हूँ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और पेडागोजी भी साइंस की पूरी करवा चुका हूँ। सारा रीट का सिलेबस कंप्लीट आपको करवा चुका हूँ। तो आपको अगर फ़ायदा लेना है तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं यहाँ से, आपको साइंस के लिए और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए शुरू कर लेते हैं साथियों आज के अपने टेस्ट को। ज़्यादा इस बारे में आगे बात कर लेंगे। कि पहला अपना प्रश्न था कि किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है? गोल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपृथ्वी जालिका या हरित लवक? देखिए प्यारे साथियों, सीधा सा प्रश्न है और सीधा सा उत्तर रहेगा, और मेरे नोट्स में भी आपको बड़ा सीधा सा लिखा हुआ मिलेगा ये। और इसका जो उत्तर है वो रहेगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्रिस्टी पाई जाती है? बड़ा सीधा सा प्रश्न था। इसके अलावा बात करें, कीटाहारी पादप कौन सा है? कुस्कुटा, यूट्रिकुलेरिया, मोनोट्रोपा या ओरोबेन की? देखिए साथियों, कीटाहारी जो पादप वाला जो चैप्टर मैंने करवाया था, नोट्स जो लिखवाए थे, उसमें यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, डायोनिया, ये सारे के सारे नाम लिखवाए थे और ये सारे कीटाहारी पादप हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो यहाँ पे सही होगा। तो देखिए साथियों, सीधे प्रश्न उठते हैं। मैंने टेस्ट सीरीज भी एक 20 पेपर, मतलब 20 पेपर आपको अवेलेबल करवाए थे मैंने इंस्टा मोजो पर, जिसकी रेट शायद 50 रुपये थी। उसमें मैंने ये इसी प्रकार के प्रश्नों को रखा था, बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, बिल्कुल सिलेबस से बाहर नहीं गया। एक दो बच्चों ने कमेंट करके ये मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया कि सर आप जो है लूट रहे हो बच्चे को, कि इतने इजी क्वेश्चन थोड़ी आते हैं ये वो। तो मैंने उनको उनके पैसे वापस लौटा दिए थे और बताया था कि ऐसे ही प्रश्न आएंगे, क्योंकि आपका स्तर जो है वो है ही इतना। भाई कक्षा 6 से 10 तक की बुक्स में से प्रश्न उठते हैं तो वहाँ प्रश्न ही ऐसे हैं, तो ऐसे ही आएंगे, और कहाँ से आएंगे प्रश्न। तो साथियों, आपको भ्रमित नहीं होना है। अगर पेपर आपका ये नहीं है कि हार्ड क्वेश्चन डाल दे इसका मतलब वो पेपर वही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो बोर्ड की बुक्स हैं उनको आप पढ़िए, उन पे विश्वास कीजिए, वहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, और उसी के ऊपर आधारित जो टेस्ट सीरीज मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है साथियों, अपना 123वां प्रश्न था, सौरमंडल में लाल ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल, शनि? देखिए साथियों, ये भी अपने नोट्स में से, ये कहीं बाहर से नहीं है, और इस प्रश्न का उत्तर सब लोग जानते हैं, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। 124वां प्रश्न था, DOTS किसका लघु स्वरूप है? यह भी अपने नोट्स में से है, और यहाँ पे जो उत्तर रहेगा साथियों वो रहेगा प्रत्यक्ष प्रक्षेपित उपचार लघुपथ। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर इसका रहेगा। चलिए 125वां प्रश्न था, कौन सा भोजन समूह में किलो कैलोरी के प्रति ग्राम आधार पर ऊर्जा प्रचुरतम है? अनाज, मीलें एवं दालें, और मिलेट सॉरी। दूसरा सब्जियां एवं फल। तीसरा दूध, दुग्ध उत्पाद आदि। और चौथा ऑप्शन था तेल, वसा एवं दृढ़ फल व तिलहन। तो साथियों जाहिर सी बात है, वसा जो है उससे जितनी ज़्यादा वसा होगी उससे अपनी उतनी ही ज़्यादा जो किलो कैलोरी में ऊर्जा जो अपने को ज़्यादा मिलेगी। तो तेल और वसा जो है, ये सारे फैट वगैरह इसमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में होती है, दृढ़ फल वगैरह, तिलहन वगैरह में। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सीधा सा उत्तर अपना हो जाएगा। चलिए 126वां अपना प्रश्न था। ये जो प्रश्न है ना साथियों, ये
यह 2015 में भी आया था रीट में, 2015 में भी ये प्रश्न आया था और 2016 या 17 में फिर से आ गया। ल्यूटेनकारी हार्मोन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। वहाँ पे थोड़ा अलग था, बाकी बात ल्यूटेनकारी हार्मोन की थी, थोड़ा सा अलग था कि ल्यूटेनकारी हार्मोन को कौन स्रावित करता है, तो लीडिंग कोशिकाएं स्रावित करती हैं, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर भी पहले ही ऑप्शन वो चीज़ दे रखी थी, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि यह लीडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन उत्पादन के लिए उद्दीप्त करता है। ठीक है, बड़ा ही आसान सा प्रश्न, बिल्कुल नोट्स में से आपको ये प्रश्न मिला। इसके बाद लैंगिक एवं अलैंगिक जनन के बीच एकांतरण की कार्य नीति कहलाती है बहुभ्रूणता, अनिषेक जनन, विषम युग्मनज और असंगत जनन। ये साथियों प्रश्न अपने नोट्स में से नहीं था, बिल्कुल ईमानदारी से बोलूँगा, कोई झूठ बोलने की बात नहीं है। अपने सिलेबस में से सिलेबस में था लेकिन अपने नोट्स में से नहीं था, और ये प्रश्न मेरा गलत भी हुआ था। ठीक है, इसका उत्तर होगा विषम युग्मन। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 128वां प्रश्न था कि भावात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य मुख्य रूप से संबंधित है ज्ञान, अनुप्रयोग, अनुमूल्यन, बोध। तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर होगा अनुमूल्यन। ये साथियों मैंने ये भी जो था मेरे नोट्स में से था, मैंने भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष, सारे के सारे पक्ष जो थे वो करवाए थे आपके। तो उनमें साफ साफ यहाँ पे एक प्रकार इस प्रकार का डायग्राम था, उसमें इस प्रकार से बांट करके पढ़ाया था। तो वो आपको अगर आपने वो ध्यान से देखा है तो आप इस प्रश्न को आराम से कर सकते हैं, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। जो साइंस के टीचिंग मेथड्स भी मैंने करवाए, ऑनलाइन भी करवा रखे हैं, उसमें भी इस चीज़ को डिटेल से बता रखा है। यहाँ पे भावात्मक पक्ष आया हुआ इस बार, हो सकता है क्रियात्मक पक्ष आ जाए, तो वो एक बार जरूर आपको देखना चाहिए, कभी प्रश्न गलत नहीं होगा आपका ये। चलिए 129वां अपना प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक उत्तम परीक्षण की नहीं है। विश्वसनीयता, योजना, वस्तुनिष्ठता और विभेदकारिता। तो साथियों यहाँ पे विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदकारिता ये तो अपनी विशेषताएं होती हैं, लेकिन योजना किसी प्रकार की विशेषता नहीं होती, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए 130वां प्रश्न की प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री का एक उदाहरण है बुलेटिन बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, चार्ट और मॉडल। तो यहाँ पे साथियों देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ओवरहेड प्रोजेक्टर। ठीक है, ओवरहेड प्रोजेक्टर इसका उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 2। देखिए साथियों मैंने ये जो 10 प्रश्न हैं आपके शिक्षण विधियों के, इनकी बात क्यों नहीं बताई कि मेरे नोट्स में से आए या नहीं। तो साथियों ये ज़्यादातर नोट्स में से ही थे, लेकिन 1-2 प्रश्न बाहर से भी होते हैं, इसमें क्या घुमा के प्रश्न दे देता है। तो ये आपको बिल्कुल कहीं से सटीक मिलेंगे नहीं आपको कभी भी, लेकिन अगर आप नोट्स को पढ़ लोगे तो आप लगभग प्रश्नों को ठीक कर जाओगे, कोई दिक्कत आपको इनमें नहीं आएगी। मेरे सर 20 में से 18 प्रश्न तो ये सही हुए थे, और 10 में से आपके 7 प्रश्न ये हुए थे। इस प्रकार से 25 प्रश्न 30 में से मेरे साइंस में सही हुए थे। ठीक है साथियों, तो ये आपको मैं बताना चाहता था। तो 3 प्रश्न तो गलत हो गए, अब शिक्षण विधियों में हो भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बड़ी वाली बात नहीं है ये। चलिए 131वां अपना प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है। एक व्याख्यान युक्त विधि, प्रदर्शन विधि, दूसरी व्याख्यान विधि, तीसरी समस्या समाधान विधि और चौथी प्रयोगशाला विधि। तो इस प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका समस्या समाधान विधि। मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है, एक समस्या बच्चों को दी जाती है, उसके ऊपर दिमाग लगाना पड़ता है, बच्चों को समूह में सोचना पड़ता है और समस्या का समाधान करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर आपका रहेगा। 132 नंबर का प्रश्न था अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पादन के अंतर्गत आता है। 1 वैज्ञानिक नियम, 2 वैज्ञानिक अभिवृत्ति, 3 परिकल्पना बनाना और 4 प्रयोग करना। देखिए साथियों विज्ञान के उत्पादन के अंतर्गत कौन सा आएगा, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न था, और इसका आंसर जो रहेगा वो है वैज्ञानिक नियम। ये जो है उत्पादन के अंतर्गत आएगा, तो वैज्ञानिक नियम यहाँ पे आएगा। ठीक है साथियों, चलिए 133वां अपना प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सी नवाचारी शिक्षण विधि में उद्देश्यों के सभी घटकों का समावेश होता है। 1 दल शिक्षण, 2 सूक्ष्म शिक्षण, 3 मस्तिष्क उद्वेलन और 4 अभिकर्मित अनुदेशन। तो यहाँ पे साथियों नवाचारी शिक्षण विधि, निम्नलिखित में से कौन सी नवाचारी शिक्षण विधि में उद्देश्यों के सभी घटकों का समावेश होता है। तो दल शिक्षण जो है वो नवाचारी शिक्षण है, सूक्ष्म शिक्षण भी है, अभिकर्मित अनुदेशन, मस्तिष्क उद्वेलन, सारे नवाचारी शिक्षण ही है। और यहाँ पे उत्तर होना चाहिए था मस्तिष्क उद्वेलन, लेकिन इसमें साथियों बोनस अंक दिया गया था, क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है दल शिक्षण में भी ऐसा होता है, अभिकर्मित अनुदेशन में भी जो उद्देश्यों के सभी घटकों का समावेश लगभग होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 वैसे सही था, लेकिन काफ़ी सारे इसके सही होने के कारण, 1 से अधिक उत्तर सही होने के कारण इसमें बोनस अंक जो वो दिया गया था। ठीक है साथियों, चलिए 134वां प्रश्न था अपना
कि विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। 1 सूक्ष्म शिक्षण, 2 दल शिक्षण, 3 निदानात्मक शिक्षण या 4 उपचारात्मक शिक्षण। निदान के बाद साथियों क्या होता है, उपचार ही होता है, तो उपचारात्मक शिक्षण आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सीधा सा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 135वां प्रश्न है कि एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो यह बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है कहलाती है प्रशिक्षण, मूल्यांकन, निदान या प्रयोग। तो जाहिर सी बात है साथियों, मूल्यांकन के द्वारा ही अपने को पता चलेगा कि शैक्षिक उद्देश्यों को बच्चों ने कहाँ तक प्राप्त किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है 136 नंबर का। परिभाषित करना क्रियासूचक शब्द किस व्यवहारगत उद्देश्य से संबंधित है। 1 मिनट, थोड़ा सा स्पष्ट शायद दिखाई नहीं दे रहा है, छोटा कर लेते हैं। हाँ, भावात्मक, मनोक्रियात्मक, संज्ञानात्मक या भावात्मक एवं मनोक्रियात्मक। तो देखिए साथियों, परिभाषित करना किसके अंतर्गत आएगा, आपका परिभाषित करना यह आएगा संज्ञानात्मक, यानी कि आपका जो ज्ञान है वो बोल करके बता देना एक प्रकार से। तो ऑप्शन 3 जो है वो यहाँ पे सही रहेगा। फिर आपका प्रश्न है कि रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन के निम्नलिखित पद में कौन सा पद निश्चित रूप से पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित है। 1 शिक्षण पद, 2 प्रस्तावना पद, 3 परीक्षण पद या 4 अभ्यास पद। ठीक है, तो यहाँ पे जो उत्तर आपका साथियों रहेगा वो रहेगा शिक्षण पद। बिल्कुल सीधा सा उत्तर है इसका। पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से क्या संबंधित होगा, शिक्षण पद ही रहेगा। भाई शिक्षण पद को ही पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आपका प्रश्न था 138 नंबर का, वो था 0.75 किलोग्राम का एक पिंड छत से टंगी डोरी से लटका हुआ है, डोरी द्वारा पिंड पर कितना बल लगेगा। तो साथियों अपन जानते हैं जो एक प्रकार से इस प्रकार डोरी से लटका हुआ पिंड है, इस पिंड का 0.75 kg द्रव्यमान है। ठीक है, और बल कितना लगेगा, तो F बराबर क्या होता है, mg होता है। g गुरुत्वीय त्वरण एक प्रकार से अपन मान सकते हैं ये नीचे की तरफ कार्य करे। ठीक है, इस प्रकार से g जो है वो होगा, तो g का मान कितना आएगा साथियों, g का मान होता है कितना आप लोगों को पता होगा, 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अपन F बराबर mg होता है, बल का मान F बराबर क्या होगा, mg, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण एक प्रकार से। तो m कितना 0.75 को अपन जब मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 से, तो साथियों कितना आ जाएगा, 7.35 न्यूटन आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होगा। ये सारी चीज़ें F बराबर mg वगैरह सारे मैं आपको नोट्स में करवा चुका हूँ। तो सब कुछ जो है नोट्स में से आपको मिला था, केवल 2 प्रश्न नहीं मिले थे, एक बता दिया है, एक और आपको बता दूंगा आगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अपना प्रश्न था कि एक दोलन करते हुए सरल लोलक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 1 अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है, 2 अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है, 3 माध्य अवस्था में गतिज ऊर्जा न्यूनतम है, 4 माध्य अवस्था में स्थितिज ऊर्जा जो है वो अधिकतम है। तो कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही होगा साथियों, यहाँ पे ऑप्शन रहेगा आपका जो सत्य कथन है सरल लोलक के लिए वो है ऑप्शन नंबर आपका 2, अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे ये सरल लोलक है, इसको अपन ने अधिकतम विस्थापन यहाँ तक इसका विस्थापन कर लिया, तो जाहिर है इसमें स्थितिज ऊर्जा जो है वो कूट कूट के भर गई। इसको यहाँ से छोड़ने पर ये इधर आएगा फिर इधर जाएगा, इस प्रकार से गति करेगा। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर आपका रहेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 140 आता है, और यही वो दूसरा प्रश्न था जो अपने नोट्स में से नहीं था, बाकी सारे के सारे प्रश्न साइंस के अपने ही नोट्स में से थे। प्रश्न क्या था कि निम्न में से कौन सा तापमान संभव ही नहीं है। 0.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, -0.8 डिग्री सेंटीग्रेड, और तीसरा ऑप्शन था -8 केल्विन, और चौथा ऑप्शन है -8 डिग्री र्यूमर। इसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। ठीक है, तो यहाँ पे जो तापमान के जो आपके दे रखी इकाइयाँ, उसमें ये आपके तीनों के तीनों जो हैं ये माइनस में भी हो सकते हैं, लेकिन केल्विन वाला माइनस में साथियों नहीं होता है तापमान का। तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो वो सही नहीं था यहाँ पे, तो ऑप्शन 3 जो वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट उत्तर आपका रहेगा। ठीक है, इसको शायद आर को र्यूमर बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 जूल तुल्य होता है, ये तो सीधा का सीधा नोट्स में से उठाया गया प्रश्न था। पहला ऑप्शन था कि 4.2 किलो कैलोरी, दूसरा ऑप्शन 4.2 कैलोरी, तीसरा ऑप्शन 1/4.2 किलो कैलोरी, या चौथा ऑप्शन 1/4.2 कैलोरी। देखिए साथियों, 1 जूल जो है अपन जानते हैं 1 कैलोरी जो है वो कितने के बराबर होती है, 4.186 जूल के बराबर होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 1/4.186 बराबर क्या होगा, 1 जूल होगा। तो 1 जूल किसके बराबर है, 1/4
1/4.18 है, यानी कि 1/4.2 कैलोरी के बराबर होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही होगा। लेकिन यहाँ पे साथियों जो है अंक जो दिया गया था वो दिया गया था बोनस। क्यों दिया गया था बोनस अंक? बोनस अंक इसलिए दिया गया था कि ये 4.2 था, यहाँ पे 4.2 होता ही नहीं है, 4.186 होता है, इसलिए बिल्कुल इस प्रश्न को एक प्रकार से गलत साबित कर दिया गया था और यहाँ पे बोनस अंक दिया गया था सभी को। ठीक है साथियों, इसके अलावा बात करें 142 नंबर के प्रश्न की, एक समतल दर्पण में 2 मीटर ऊंचाई की वस्तु को पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर या 0.5 मीटर? तो साथियों ये जब मैंने आपको प्रकाश वाला पढ़ाया था तो बहुत ही डिटेल से इस चीज़ को आपको मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे क्या करना है। तो दर्पण वाला जो चैप्टर था उसमें सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताई थी साथियों, और वहाँ पर ये पॉइंट मैंने लिखवा रखा है। और जब मैं पढ़ रहा था तब मुझे लग रहा था कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है, क्योंकि ये प्रश्न जो बनने लायक लाइन थी कि जो ऊंचाई होनी चाहिए, ठीक है, जो ऊंचाई होनी चाहिए वो कम से कम, जैसे पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए जो ऊंचाई चाहिए अपने को दर्पण की, वो कम से कम आधी तो होनी ही चाहिए, तभी पूरी वस्तु दिखाई देगी। इसलिए न्यूनतम कितनी ऊंचाई होनी चाहिए उसकी? 2 मीटर की वस्तु है तो 2 मीटर के लिए कम से कम उसकी 2 मीटर की आधी यानी 1 मीटर तो होनी ही चाहिए। इसलिए ये लाइन जैसे ही मैंने लिखी थी नोट्स में, मुझे लगा था इससे संबंधित प्रश्न आ सकता है और वो आ ही गया। ठीक है साथियों, तो कभी कभी अपने को लगता भी है कि यहाँ से प्रश्न बनेगा और वहाँ से साथियों बन जाता है। 143 नंबर का प्रश्न था कि ध्वनि का संचरण होता है। अब ये साथियों ये ध्वनि वाला जो चैप्टर है उसमें सबसे पहले ही पेज पर ये लाइंस लिखी हुई हैं, वहाँ पे आपको ये सीधा सा प्रश्न मिल गया था कि ध्वनि का संचरण होता है अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग के रूप में, अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग के रूप में और अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंग के रूप में या 4 कण स्वरूप में। तो साथियों अपन सब लोग जानते हैं कि ध्वनि का संचरण जो वो अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंग के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे सटीक उत्तर इसका रहेगा। चलिए 144 का प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस है? 1 नाइट्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, 4 नाइट्रस ऑक्साइड है। तो हरित गृह गैस बतानी है आपको, तो हरित गृह गैस कौन सी हो जाएगी आपकी? नाइट्रस ऑक्साइड। जितनी भी हरित गृह गैस हैं सारी की सारी मैंने साथियों आपको लिखवा रखी हैं नोट्स में, और वहाँ से ये प्रश्न बिल्कुल सीधा सीधा सा प्रश्न उठ के आ गया। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे सही रहेगा। फिर है अमोनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र है। साथियों रासायनिक सूत्र बनते कैसे हैं ये आपको केमिस्ट्री के वीडियोज़ में मैंने बहुत डिटेल से बताया है, आराम से बताया है, सारी चीज़ें बताई हैं कि कैसे आप जो है वो बना सकते हैं रासायनिक सूत्र। तरीके सारे बताए हैं आपको, और वही तरीका लगा करके, मुझे याद नहीं था अमोनियम नाइट्रेट का लेकिन फिर भी नाइट्राइड का, लेकिन फिर भी मैंने बनाया इसलिए क्योंकि अमोनियम का पता था और नाइट्राइड का भी मुझे पता था, इसलिए मैंने जो है इनको आराम से सूत्र को बना लिया। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका सही होगा वो होगा NH4 की होल थ्राइस N। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये अपने नोट्स में से जो है प्रश्न आ गया था, क्योंकि यहाँ पे रासायनिक सूत्र बनाना बता रखा है मैंने आपको, और वहाँ उसमें आपके नाइट्राइड और अमोनियम के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी बातें बता रखी हैं। तो बिल्कुल बाहर प्रश्न नहीं आए, नोट्स में से ही आपको मिल गए थे। 146 नंबर का अपना प्रश्न कि कृत्रिम रेशा डेक्रोन बनाने में प्रयुक्त एकलक इकाई है? 1 एथिलीन ग्लाइकोल तथा एक्रिलोनाइट्राइल, 2 एथिलीन ग्लाइकोल तथा विनाइल क्लोराइड, 3 एथिलीन ग्लाइकोल तथा टर्पथेलिक अम्ल, या 4 एथिलीन ग्लाइकोल तथा एसीटोनाइट्राइल। तो यहाँ पे देखिए साथियों ये जो प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकोल और टर्पथेलिक अम्ल। बड़ा सीधा सा प्रश्न था, बड़ा अच्छा सा प्रश्न, सीधे नोट्स में से उठाया गया प्रश्न, RBSC बोर्ड्स की बुक्स में से उठाए गए प्रश्न है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। 147 नंबर का प्रश्न क्या था कि आमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त प्रति अम्ल है? 1 कास्टिक सोडा, 2 कास्टिक पोटेश, 3 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, 4 लूनर कास्टिक। सीधा नोट्स में से उठाया गया प्रश्न मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे सही रहेगा। फिर 148 का प्रश्न था कि कोयला जिसमें कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशतता है? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स, एंथ्रेसाइट। ये भी साथियों जाहिर सी बात है बड़ा आसान सा प्रश्न है, लेकिन ये नोट्स में करवा रखा आपको, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही था, एंथ्रेसाइट। 149वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट उपकरण है? इनपुट आउटपुट उपकरण भी आपको करवा रखे हैं, वहाँ से सारे के सारे प्रश्न मिले आपको। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो, जाहिर सी बात है आउटपुट उपकरण बताना है
तो MICR, OCR, OMR सारे के सारे क्या इनपुट यूनिट है एक प्रकार से। लेकिन विजुअल डिस्प्ले, डिस्प्ले का नाम देखते हैं आपको पता चलेगा, डिस्प्ले यानी दिखाना और देखने, मतलब कोई चीज़ अपने को दिखा रहा है नहीं, डिस्प्ले कर रहा है, दिखा रहा है नहीं, आउटपुट उपकरण है, तो वीडियो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका रहेगा। फिर है लास्ट प्रश्न और बहुत ही शानदार प्रश्न, नोट्स में से प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। और साथियों ये प्रश्न सब लोगों का सही हुआ था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग मेरे हिसाब से, क्योंकि बड़ा सीधा सा उत्तर है इसका, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो साथियों ये थे 30 प्रश्न, जिसमें से मेरे नंबर आए थे 25, 7 नंबर आए थे 10 में से 7 नंबर आपके टीचिंग मेथड्स के, और 20 में से 18 नंबर आए थे साथियों साइंस में। ठीक है साथियों, तो ये पूरा मैटर रहा। और आपके आज इस पेपर में कितने प्रश्न सही हुए साथियों, नोट्स में से प्रश्न आपको मिले होंगे, आपको पता चल गया होगा। नोट्स बहुत शानदार हैं, आपको बिल्कुल करने चाहिए, पढ़ने चाहिए। अगर आप मेरे नोट्स नहीं पढ़ना चाहते कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड की किताब को, बुक्स को ही आपको मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए, तभी आपको साथियों बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज कोचिंग्स वाले क्या करते हैं आप सब लोगों को पता है, एक छोटा सा टॉपिक जो है उसको इतना बड़ा बना देते हैं ना, वो इतना डिटेल में करवा देते हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते। जाहिर सी बात है कि वो ये सोचते हैं कि अपना सारा मैटर अपन ये बोलें बाद में कि देखिए हमारी जो हमारे नोट्स में से सारा का सारा मैटर आ गया। अब अगर 1000 पेज लिखवाने के बाद 1000 साथियों 1000 पेज आपको साइंस में कोई लिखवा दे और उसमें से आपको 20% मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। 1000 पेज पढ़ेगा कौन? अगर आपको वही मैटर 250 पेज में मिल जाए और आपको वो 20 में से 18% मिल जाए तो साथियों वो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है। ठीक है, 2% हो सकते हैं आपके तुक्के से भी सही हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और साथियों जो बच्चे नए तैयारी करने वाले उनके लिए साफ बोल देता हूँ, पिछली बार SST में मैंने वो वीडियो बना दिया, SST में 50 के 50 प्रश्न जो थे वो आपके कहाँ से थे, राजस्थान बोर्ड की बुक्स जो थी उसमें से थे। ठीक है, इसी प्रकार अपने जो यहाँ पे साइंस वाले प्रश्न थे 20 में से 17-18 प्रश्न राजस्थान बोर्ड की बुक्स में थे। तो इस बार भी इसी प्रकार का कार्य होगा, जो बोर्ड की बुक्स जो चलती हैं वही आपको करनी चाहिए, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेंगी। अगर आप नोट्स नहीं लेना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको करिए, बुक्स को बहुत सारा आपको फ़ायदा मिलेगा। और उन्हीं बुक्स के ऊपर आधारित टेस्ट सीरीज़ में जल्द ही आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। कल या परसों से ही वो टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर दूंगा। इस वीडियो में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितनी जल्दी आप टेस्ट सीरीज़ देखना चाहते हो। और अगर आप उस टेस्ट सीरीज़ में बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आता है आप लोगों का, अच्छे व्यूज़ आते हैं, बढ़िया लोगों को अगर पसंद आती है तो बिल्कुल हम लोग बढ़ाएंगे। और टेस्ट सीरीज़ आपके लिए वैसे 30 टेस्ट मैं ऑनलाइन ले भी चुका हूँ। ठीक है, तो वो भी आप साइंस के टेस्ट करें, बिल्कुल इसी पैटर्न पर आधारित हैं, आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। तो साथियों मिलेंगे अपन अगले वीडियो में साइंस की टेस्ट सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा, इस बार निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। ठीक है साथियों, नमस्कार, राम राम।